स्वागत है साथियों आप लोग का आई डू क्लासेस में। आज हम लोग चर्चा करेंगे अध्याय 3 के बारे में, जिस चैप्टर का नाम है साथियों दिल्ली के सुल्तान। ठीक है। यह जो तीसरा चैप्टर है साथियों, यह क्लास 7 के हिस्ट्री बुक से लिया गया है। ठीक है। और यह जो चैप्टर है दोस्तों, इसमें हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे दिल्ली के सुल्तान के बारे में, कि दिल्ली के जो सुल्तान थे ये चौथी सदी में इसका निर्माण हुआ, और क्या क्या जितने भी अहम बातें हैं दिल्ली के सुल्तान से रिलेटेड वो सारे हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और कोशिश करेंगे दोस्तों कि यह जो पूरा चैप्टर है वह एक ही वीडियो में समाप्त हो जाए। ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें बता रहा है कि अध्याय 2 में हम लोगों ने देखा। अध्याय 2 में अगर वो वाली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है। हमने देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे बड़े क्षेत्र बड़े राज्य के केंद्र बन गए थे। जो कावेरी डेल्टा थे वे लोग बड़े राज्य के केंद्र बन गए थे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने गौर किया होगा कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं हुआ था जिसकी राजधानी दिल्ली हो। ठीक है। ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं हुआ था कि जिसकी राजधानी क्या हो, दिल्ली हो। इसकी वजह यह है दोस्तों कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में बना। जो दिल्ली है दोस्तों वह कौन सी शताब्दी में बना, 12वीं शताब्दी में। तो 12वीं शताब्दी में दिल्ली का निर्माण होता है। देखिए दोस्तों आगे क्या बताया गया है, तालिका 1 पर नज़र डालिए। पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। ठीक है। उसके बाद 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, चौहानों के बारे में, जिन्हें चामेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के जो राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। देखिए दोस्तों, जो तोमर थे और चौहान वंश के लोग थे, इन्हीं लोग के राज्यकाल में दिल्ली के वाणिज्य का जो महत्वपूर्ण केंद्र है वो बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे दोस्तों। ठीक है। इस शहर में बहुत सारे, एक दो नहीं मतलब काफ़ी संख्या में जो जैन व्यापारी थे वे लोग रहते थे, जिन्होंने अपने मंदिरों का निर्माण करवाया था। जैसे आप लोगों ने सुना होगा जैन मंदिर। ठीक है। यहाँ यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिक्के होते थे जिसका नाम होता था देहली। ठीक है। देहलीवाल, वे जो सिक्के होते थे एक काफ़ी मात्रा में यहाँ पर डाले जाते थे। ठीक है। जो बहुत ही प्रचलन में वहाँ पर थे। ठीक है। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। देखिए दोस्तों, जो मुख्य रूप से 13वीं शताब्दी में दिल्ली की स्थापना हो गई पूर्ण रूप से। ठीक है। आगे बता रहा है कि इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप, ठीक है, के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका एक में आप फिर से नज़र डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। ठीक है। जिसके इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखकर देहली, कुहन, सिरी और जहाँपनाह को पहचानिए। ठीक है। तो दोस्तों पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि जो दिल्ली का एक्चुअली जो स्थापना हुई वो तो 13वीं शताब्दी में हुई। ठीक है। लेकिन नाम में कब आई थी, जब चौहान वंश और तोमर वंश ये दोनों लोग आपस में मतलब जब इन लोग का कार्यकाल था, जब ये लोग राज्य कर रहे थे, तब ये लोग 12वीं शताब्दी में दिल्ली नामक एक शहर का नींव रख दी थी। ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से स्थापना कब हुई, तो मुख्य रूप से स्थापना 13वीं शताब्दी में होती है। ठीक है। आगे बता रहा है दोस्तों कि अब हम लोग तालिका को देखेंगे। ठीक है। यहाँ पर दिया है कि 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के कुछ शहर चुनिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, इसमें एक भी शहर दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है। आप लोग गूगल से सर्च करिएगा कि 13वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी। ठीक है।
के टाइम पर दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शहर कौन कौन से थे। ठीक है, तो एक फिरोजाबाद मतलब इसमें हल्का दिखाई दे रहा है, और तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, हीरा ताश यही सब, मतलब कोई मुजफ्फरनगर ये भी नहीं दिखाई दे रहा सही से। तो हम लोग यह अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि इसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग चलते हैं तरीका फर्स्ट में। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, हेडिंग क्या है, दिल्ली के शासक। तो दिल्ली के शासक के बारे में हम लोग एकदम बढ़िया तरीके से जानेंगे। देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है, राजपूत वंश से। कहाँ से स्टार्टिंग होती है, राजपूत वंश। देखिए दोस्तों, राजपूत वंश में जो तोमर है, ठीक है, तोमर क्या होते थे, आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165, यानी 1165 में जो तोमर थे वे लोग, मतलब इन लोग का निर्माण हुआ था। और अनंगपाल इनके, मतलब इससे जो नीचे आते हैं अनंगपाल, यह 1130 से, ठीक है, 1130 से 1145 तक इन्होंने शासन किया। इसके बाद आता है चौहान वंश। ठीक है, तोमर वंश में एक ही नाम आता है अनंगपाल का, और ये कब शासन किए थे, 1130 से 1145 तक। ये आपको याद कर लीजिए, अनंगपाल का मतलब पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद चौहान वंश में आते हैं। चौहान वंश में एक ही मतलब राजा हुए थे दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान। तो चौहान वंश का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, तो 1165 से 1192 ईस्वी तक। ठीक है, और इसमें जो पृथ्वीराज चौहान थे, इन्होंने शासन कब से कब किया था, तो 1175 से, यानी 10 साल बाद से 1192 ईस्वी तक। ये बहुत मतलब शक्तिशाली शासक थे, और बहुत ही कड़ाई से अपना शासन किए ये जो पृथ्वीराज चौहान थे। देखिए, प्रारंभिक तुर्की शासक जो थे, ये 1206 से 1290 तक इन लोग का शासनकाल चला था। ठीक है, इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, ये 1206 से 1210 तक इन्होंने शासन किया। इसके बाद शमसुद्दीन इल्तुमिश जो है, वो 1210 से 1236 तक शासन किया था, लगभग 26 वर्ष। और रजिया ने कितने वर्ष शासन किया था, तो 1236 से 1240 वर्ष। ठीक है, लगभग 4 साल रजिया सुल्तान ने शासन किया था। और इसके बाद आता है गयासुद्दीन बलबन। देखिए, बलबन जो शासक किया था वो 1266 से 1287। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग अब चर्चा करेंगे खिलजी वंश के बारे में। लेकिन उसके ऊपर आप एक फिगर देख रहे हैं, ये फिगर देख रहे हैं आप, ये जो फिगर है ये इल्तुमिश का मकबरा है। ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे, इल्तुमिश का मकबरा। देखिए दोस्तों, जो खिलजी वंश है यह कब से कब चला था, तो ये 1290 से 1320 तक चला था। इसके खिलजी वंश में 2 शासक हुए। ठीक है, एक जलालुद्दीन खिलजी और उसका एक बेटा हुआ था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी वो 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन किया। और उसके बाद अलाउद्दीन जो खिलजी है वो 1296 से 1316 तक शासन किया था। इसके बाद आता है दोस्तों आपका तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश आता है। तो तुगलक वंश के बारे में चलिए देखते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे। देखिए, तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब चला था, तो तुगलक वंश का शासनकाल चला था 1320 से 1414 तक। ठीक है, इसमें गयासुद्दीन जो तुगलक है, ये जो शासन किया था 1320 से 1324 तक। ठीक है, लगभग 4 वर्ष। और उसके बाद मोहम्मद तुगलक, उसका शायद पुत्र होगा। ठीक है, इसने शासन किया था 1324 से 1351 ईस्वी तक। इसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक है, यह शासन किया था 1351 से 1388 ईस्वी तक। ठीक, अब मैं आपको एक और फिगर दिखाता हूँ दोस्तों। यह चित्र दिया है, देखिए मस्जिद के जैसे है, लेकिन दोस्तों ये मस्जिद नहीं है, ये इसका नाम है अलाई दरवाज़ा। कौन सा दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग सैयद वंश पर आते हैं। ठीक है, तो सैयद वंश का शासनकाल कब से कब चला था, तो सैयद वंश का जो शासनकाल है वो 1414 से 1451 तक चला था। ठीक है, लगभग कई वर्षों तक सैयद वंश भी शासन किया। ठीक है, आगे इसमें खिज्र खान आते हैं।
ठीक है। खिज्र खान 1414 से 1421 ईस्वी तक शासन किए थे और उसमें किसी और का नाम नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आता है आपका लोधी वंश। देखिए लोधी वंश में जो बहलोल लोधी है, लोधी वंश का शासनकाल कब से कब चला था, तो लोधी वंश का जो शासनकाल है वो 1451 से 1526 ईस्वी तक चला था, ठीक है। लगभग 70 वर्ष से ऊपर तक चला था दोस्तों, ठीक है। हाँ 70 वर्ष समथिंग। बहलोल लोधी जो है इसका शासक था, ये 1451 से 1489 ईस्वी तक इसने शासन किया था। अब दोस्तों मैं आपको एक और फिगर दिखाता हूँ। ये फिगर देखिए आप, ये जो फिगर दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये फिरोज शाह तुगलक का मकबरा है, ठीक है। ये किसका मकबरा है दोस्तों, ये फिरोज शाह का मकबरा है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये भी फिगर के माध्यम से दिखाया गया है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। यहाँ बोल रहा है कि पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण हैं। देखिए दोस्तों इस फिगर में हम पांडुलिपि तैयार की जाती है, ठीक है। ये चारों फिगर में पांडुलिपि तैयार की जा रही है। तो देखिए दोस्तों पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण, ठीक है। 4 फिगर है, 4 चरण है। कागज़ तैयार करना, देखिए दोस्तों एक कागज़ तैयार कर रहा है, इस फिगर में ये आदमी कागज़ तैयार कर रहा है। इसके बाद बोल रहा है लेखन कार्य, देखिए यहाँ पर बैठ के लिख रहा है, ठीक है। आगे बता रहा है दोस्तों महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान, देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्द खोज रहा है और अनुच्छेद की ओर ध्यान लगा रहा है। और उसके बाद ध्यान लगाकर आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग कर रहा है। देखिए इसको यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जला भी रहा है इसको, और सोने को देखिए यहाँ फूंक फूंक कर पिघला रहा है, ठीक है, ताकि यह नया रूप ले ले। और लास्ट में दोस्तों ये जो जिल्द है वो तैयार करना, ये लास्ट में तैयार हो जाता है आपका पांडुलिपि, ठीक है। पांडुलिपि आपकी तैयार हो जाती है। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं रजिया सुल्तान के बारे में, ठीक है, जो कि इल्तुतमिश की सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। देखिए कहानी ऐसे स्टार्ट होती है कि सन 1336 में सुल्तान इल्तुतमिश की जो बेटी है रजिया सुल्तान सिंहासन पर बैठी। ये दोस्तों 4 वर्ष तक इसने शासन किया था, ये आपको याद रखना है। उस समय युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज, ठीक है, ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, ठीक। लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों में प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया था। देखिए रजिया सुल्तान जो है मुश्किल से 4 साल शासन की थी, और इसके जो राज्य वाले थे और घर के आसपास कई लोग कुछ थे जो नहीं चाहते थे कि ये सिंहासन पर बैठे, इसलिए 1240 ईस्वी में इनको बर्खास्त कर दिया गया था, ठीक है, सिंहासन से। आइए थोड़ा सा हम लोग जन्म सिद्धि अधिकार के बारे में जानते हैं, क्या होता है जन्म सिद्धि अधिकार। तो देखिए दोस्तों इसमें दिया गया है कि जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा, उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवार में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है, ठीक है। तो कुछ जैसे आप ही अगर आप दुबई में जन्म लेंगे, वो भी राजा घर, ठीक है, जो किंग है, तो आप भी राजा ही होंगे आने वाले टाइम में, ठीक है, चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। आगे है लिंग भेद, स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि इसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते थे। देखिए दोस्तों इसमें पुरुष और स्त्री का जो लिंग भेद किया गया है कि पुरुष ज़्यादा श्रेष्ठ होते थे, स्त्रियां उतनी श्रेष्ठ नहीं होती हैं। देखिए दोस्तों अब रजिया के बारे में मिन्हाज ए मिराज के विचार, ये वाला टॉपिक आप लोग, चलिए हम लोग चर्चा करते हैं इस पर। देखिए मिन्हाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज और व्यवस्था, ठीक है, बनाई है, उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुष के अधीन होना चाहिए।
और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर उसने हासिल क्या हुआ। ठीक है, रज़िया ने अपने अभिलेख और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुमिश की बेटी थी। ठीक है, जो रज़िया है वो सिक्कों पर और अभिलेखों पर यह अंकित करवाया। अंकित मतलब लिखना होता है एक तरीके से, किसी चीज़ को स्पष्ट करना, लेखन करना। वह मतलब लिखवाया कि जो सुल्तान इल्तुमिश की बेटी है रज़िया सुल्तान, आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। देखिए दोस्तों, जो आज आंध्र प्रदेश है, एक समय मतलब पहले वहाँ काकतीय वंश का राज्य था। ठीक है, एक काकतीय वंश है। ठीक है, उसका राज होता था वहाँ पर। आगे क्या बताता है दोस्तों कि उस वंश की रानी रुद्रमा देवी, ठीक है, 1262 से 1289 के व्यवहार में रज़िया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। देखिए दोस्तों, जो ये लोग मतलब दो रानियों की तुलना कर रहे हैं इसमें कि जो रज़िया का जो व्यवहार है और इसका व्यवहार क्या नाम है, जो रुद्रमा है, इन दोनों के व्यवहार बहुत ही विपरीत हुए थे। अब ये व्यवहार किस प्रकार थे, चलिए देखते हैं। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेख में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था और एक महिला शासक थी। देखिए दोस्तों, जो रुद्रमा थी वह मतलब अपने अभिलेख में यह लिखवाती है कि वो अपने अभिलेख में अपना जो नाम है वो पुरुषों के जैसे ही लिखवाकर एक भ्रम पैदा करती है, जबकि वह दोस्तों क्या होती है, एक महिला शासक होती है। कश्मीर की रानी रिद्दा, ठीक है, 1980 से 1003 तक उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। ठीक है, जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। ठीक है, जो दीदी बड़ी बहन है यह रानी रिद्दा के लिए मतलब बताया गया है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा एक प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि मिजाज के विचार जो हैं अपने शब्दों में आपको व्यक्त करना है। क्या आपको लगता है कि रज़िया के विचार भी यही थे? आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था? देखिए दोस्तों, रज़िया सुल्तान को बस 4 साल के लिए बैठाया गया था गद्दी पर और भी हटा दिया गया कि तुम्हारे बस का नहीं है। अब यहाँ पर दिया है दोस्तों मानचित्र 2, शमसुद्दीन इल्तुमिश द्वारा जीते गए प्रमुख नगर के बारे में यहाँ पर बताया है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत प्रमुख नगर हैं जिनके जो नाम है, जैसे अवध हो गया, ठीक है, तमाम ऐसे नाम हैं। नाम तो इसमें स्पष्ट नहीं हो रहे कौन कौन से नाम हैं, आप लोग थोड़ा सा इसको गूगल करिएगा तो आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो हम लोग दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी मतलब एक यहाँ पर मानचित्र दिखाया गया है, मानचित्र 3 है। इसमें ये बता रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का अभियान, इसमें अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का अभियान चला है। ठीक है, आगे बता रहा है दोस्तों चित्र 2 में। अब हम लोग चर्चा करेंगे डायरेक्ट मस्जिद से। ठीक है, मस्जिद से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा खास लग रहा है, देखिए। अब अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना से सजदा, घुटने और माथा टेक कर करते हैं। देखिए मस्जिद जो है यह अरबी शब्द है, ठीक है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर मुसलमान जो हैं अल्लाह की आराधना में सजदा, घुटने और माथे टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद, ठीक है, या मस्जिद ए जामी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज की जो रस्म है, ठीक है, के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इनाम नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश खुतबा
भी देता है। नमाज के दौरान दोस्तों मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं और भारत में मक्का पश्चिमी की ओर पड़ता है। देखिए दोस्तों, मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग किबला के बारे में जान जाइए कि जो मक्का की दिशा है किबला। ठीक है, आगे बता रहा है दोस्तों, ये देखिए मकबरा मस्जिद उस्जिद दिया गया इसका फिगर। आगे बता रहा है कि दिल्ली के जो सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहर में मस्जिद बनवाई थी। ठीक है, जो दिल्ली के सुल्तान थे दोस्तों, वो बहुत से उपमहाद्वीप में अपने शहर में मस्जिद बनवाई थी। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें थीं वो सहायक होती थी। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि सुल्तान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों में आते थे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, यह मोठी की मस्जिद है, ये वाला जो फिगर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये वाला फिगर, ये मोटी की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, और एक यह वाली जो दिखा रहा है चित्र 5 में, जमोली कमाली की मस्जिद 1520 के दशक के आखिरी दिनों में निर्मित थी। ठीक है, और बता रहा है दोस्तों, बस यही दिया है। आगे दोस्तों अब हम लोग चर्चा करेंगे खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन नज़दीक में एक नज़र। ठीक है, तो इनको हम लोग नज़दीक से एक नज़र में इनके बारे में जानेंगे कि क्या क्या मेन बातें यहाँ पर थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की ज़रूरत होती थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करता था और ये जो मतलब सूबेदार होते थे अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को पारसी में बंदगा कहा जाता है। ठीक है, तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूँकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे। ठीक है, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर रह सकता था। ठीक है, तो यह जो सुल्तान द्वारा अपने ही गुलामों को सूबेदार बना दिया जाता था इसको, और यह काफ़ी प्रशंसनीय बात होती थी दोस्तों। तो आगे देखते हैं बेटों से बढ़कर गुलाम। देखिए इनमें जो गुलामों को उनको बेटों से बढ़कर इसमें माना गया है। देखते हैं दोस्तों, सुल्तानों को सलाह दी जाती थी। ठीक है, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आपको लगता है, क्या आपको गुलाम के बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है? तो थोड़ा इस पर आप लोग थोड़ा सोचिएगा कि बेटे से बढ़कर गुलाम को क्यों दर्जा दिया जाता था। देखिए जो दोस्तों आगे है, खलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ठीक है, ऐसे लोग को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगती थी। आगे बता रहा है दोस्तों कि गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे और उनके जो उत्तराधिकारियों के प्रति जबकि नहीं होते थे। नए सुल्तान को अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए एवं पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा
निचले तबके के जो लोग हैं को संरक्षक दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था। और फारसी जो तवारीख है के लेखक ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी खूब जमकर की गई है। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखते हैं सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। ठीक है, तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन कैसे होते थे, चलिए देखते हैं। देखिए, जो सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अजीम खुम्मार नामक कलाल, शराब बनाने और बेचने वाला, फिरोज हज्जाम नामक नाई, मनका तब्बाख नामक बावर्ची और लड्डा, ठीक है, तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक के पदों पर बिठाया गया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहास जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता को उदाहरण के रूप में किया है। ठीक है, आपके ख्याल से बर्नी ने सुल्तान की जो आलोचना क्यों की है? ठीक है, इसको थोड़ा सा अपने अनुसार से समझिए कि जो बर्नी लोग हैं उन्होंने सुल्तान की आलोचना क्यों की है। आगे दोस्तों बता रहा है, इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, आगे बता रहा है कि सरदार और उनकी किलेबंदी। तो जो सरदार होते थे और उनकी किलेबंदी होती थी, या क्या चीज़ होती थी, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जो अफ्रीकी देश थे जैसे मोरस्को से 14वीं सदी में भारत आए और यात्री इब्न बतूता ने बतलाया कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे, और कभी कभी बाँस के झुरमुट में भी वो लोग रहते थे, जैसे बाँस के झोपड़ियों में भी रहते थे। भारत में बाँस पोला नहीं होता था। ठीक है, जो भारत में बाँस पोला नहीं होता था, यह बहुत बड़ा होता था। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते थे दोस्तों कि उन पर आग का भी असर नहीं होता था, और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते थे। सरदार इन जंगलों में रहते थे जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते थे। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल जो है वो रहती थी। अब अंदर ही पानी भी उबलता रहता था, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था दोस्तों। ये जो सेनाएं होती थी जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बाँसों को काट डालती थी। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि सरदारों की रक्षा व्यवस्था का आपको वर्णन करना है। आगे दोस्तों बता रहा है कि चंगेज़ खां के नेतृत्व में मंगलों ने 1229 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सीरियाना आधुनिक उज़्बेकिस्तान पर हमला किया था, और उसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा, और अलाउद्दीन खलजी का मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोल के धावे बढ़ गए, और इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तान को एक विशाल अस्थाई सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालकर प्रशासन के लिए भी भारी चुनौती होती थी। आइए देखते हैं कि सुल्तानों ने इस चुनौती को कैसे सामना किया। तो दोस्तों यहाँ पर एक तरफ दिया है अलाउद्दीन खलजी और दूसरे तरफ दिया है मोहम्मद तुगलक। दोनों के बारे में चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, दिल्ली पर 2 बार हमले हुए थे, एक 1299 में और एक 1300। ठीक है, 1299 1300 में, और एक पहला हमला हुआ था 1299 से 1300 में। ठीक है, और दूसरा हमला हुआ था 1302 से 1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खलजी ने एक विशाल अस्थाई सेना खड़ी की थी। ठीक है, और आगे बता रहा है कि अलाउद्दीन खलजी ने अपने
सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया और मानचित्र 1 में इस शहर को आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि सिक्कर के रूप में खेती की जो पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया था। किसानों की जो पैदावार था, पैदावार का लगभग 50% हिस्सा कर के तौर पर तय किया गया था और सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। सैनिकों ने अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी जो हैं अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा दें और इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू किया और अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का आकलन करते थे उन्हें सज़ा मिलती थी। आगे बता रहा है दोस्तों इसमें कि अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाज़ार में जो वस्तुएं हैं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासन में बहुत बड़ी प्रशंसा की और मंगोल आक्रमणकारियों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। अब देखिए दोस्तों, हम लोग तुगलक के बारे में थोड़ा जानते हैं। तुगलक मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में, ठीक है, कि प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला होता है और मंगल सेना परास्त हो जाती है और तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास हो गया था कि ट्रांसआक्सीरियाना पर आक्रमण की योजना बना ली और एक अस्थायी सेना तैयार करना आरंभ किया और उसका आक्रमण कदम था। नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के चारों शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली एक कुहाना को निवासियों से खाली करवा दिया गया। वहाँ सैनिक है वो छावनी बना दी गई। पुराने शहर के जो निवासियों की दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद में भेज दिया गया इसको। ठीक है। आगे बता रहा है दोस्तों, सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके में खाद्यान्न इकट्ठा किया गया और लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की ज़रूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान के अतिरिक्त कर भी लगाए। ठीक है। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ गया। ठीक है। आगे बता रहा है दोस्तों, मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन सांकेतिक मुद्राएं चलाई जिसे धातु के बने होते थे लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं हुआ था और वे बड़े चतुर थे और अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचा कर रख लेते थे और वे तमाम कर जो है इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसी जाली सिक्के भी आसानी से बनाए जा सकते थे। देखिए दोस्तों, उस टाइम में बहुत जाल माल होता था। ठीक है। आगे बता रहा है कि मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक जो कदम है वो बेहद ही असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा और तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासनिक संबंध जो कदम उठाए थे उसने कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाने से लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्ध और गंगा यमुना के दुआ में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा वापस लेनी पड़ी। देखिए, तुगलक टोकन वाला भी सिस्टम चलाया था लेकिन यह उसका जो टोकन वाला सिस्टम था सब फेल हो गया। इसके कई प्रयास असफल रहे। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत किस प्रकार की हुई थी। ठीक है। तो देखिए, तालिका 1 को आप फिर से देखिए। आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंशों का राज्य रहा।
तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उखड़ खड़े हुए थे और उनकी राजधानियाँ समृद्ध हो गई थी और राज्य फल फूल रहे थे खूब। इसी काल में अफगान तथा राजपूत जैसे नए नए शासक समूह भी उभरे। ठीक है, इस टाइम ये मतलब राजपूत और अफगान के कई शासक जो है वो उभरे हुए थे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो होते थे शक्तिशाली, लेकिन पर शक्तिशाली बहुत होते थे। उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से होता था दोस्तों। शेरशाह सूर, ठीक है, 1540 से 1545 तक, ठीक है, ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधन के रूप में काम शुरू किया और आगे चलकर इसने उतनी ही उन्नति की मुग़ल सम्राट जो हुमायूं है वो 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक की चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह भी मतलब बहुत बड़ा, मतलब एक तरीके से आप मान सकते योद्धा था और उसने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं का जो राजवंश है वो स्थापित करता है शेरशाह सूरी। ठीक है, सूरवंश के केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 शासन ही हुआ था, लेकिन इसके प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी जो है अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया गया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 ईस्वी ने जब मुग़ल साम्राज्य का समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशंसा व्यवस्था को ही अपनाया था। देखिए, अकबर महान जैसे योद्धा भी शेरशाह की प्रशंसा किए थे। ठीक है, तो यहीं पर ये आपका 3 श्रेणियों ईश्वरी, शांति, नाइट और धर्मयुद्ध। ठीक है, 3 श्रेणियाँ हैं, ईश्वरी, शांति, नाइट और धर्मयुद्ध। ठीक है, ये आप लोग पढ़ी उड़िएगा। देखिए दोस्तों, यहीं पर आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तीसरा चैप्टर ये काफ़ी बड़ा चैप्टर था और एक ही वीडियो मैंने जैसे कहा था वैसे समाप्त हो गया। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग एक बार सुनने के बाद और देखने के बाद जब आप लोग क्लास में जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा। ठीक है, जो टीचर बताएंगे उनसे आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। और अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी हम लोग नई वीडियो बनाते हैं उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंचता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।